नैब की अमेंडमेंट्स का बिल जिसकी हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट में, उस सिलसिले में खान साहब ने एक लेटर है जो कि लिखा है, ये कॉपी है, अगर आपको चाहिए तो मैं दे दिया जाऊंगा। बहुत देर से आपको पता है कि मैं भी आपसे बात करता था, तो हम लोग यहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के में अपने बात ना होने का इजहार करते थे, और यही हालत हमारी थी जो कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आमिर फारूक, उनमें भी हमने उनके साथ तो कई दफा इन राइटिंग भी उनको कहा है, लिखा है खत, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि आप अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस हैं उनसे अलग कर ले, लेकिन उन्होंने इस किस्म का कोई काम नहीं किया। ऑन द कॉन्ट्ररी, जितने भी हमारे बारे में केसेस होते थे, खान साहब के बारे में, पीटीआई के बारे में, उस हर बेंच का वो एक क्लास की आंसर होते थे, फर्द होते थे। और यही सिचुएशन जो है वो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस के बारे में भी बनी हुई है। मैंने आपसे ये भी कई दफा शेयर किया है कि जो पॉलिटिकल हमारा जो कंपोनेंट है पार्टी का, वो बिल्कुल इस बारे में वो यकीन के साथ कह सकते थे कि हमें ना आमिर फारूक से इंसाफ मिलेगा और ना ही काजी फायजीसा से इंसाफ मिलेगा। और वो कई दफा मेरे थ्रू ही ये हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो काजी फायजीसा तक पहुंचाते रहे थे, वो भी राइटिंग नहीं कुछ किया हुआ था कि वो अपने आप को हमारे बारे में जो केसेस है पीटीआई और खान साहब के बारे में उससे अलग कर ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली काजी फायजीसा साहब का भी रवैया जो था वो आमिर फारूक जैसे ही था। उन्होंने भी ना सिर्फ ये कि अपने आप को अलग नहीं किया, बल्कि इंश्योर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खान साहब के बारे में जो भी केसेस सुप्रीम कोर्ट में सुने जाएं उसका वो एक लास्ट बेंच हो। आज इस अपनी पिटिशन में ये उन्होंने खान साहब ने बड़ा क्लियरली फर्स्ट टाइम इन राइटिंग जो है वो चीफ जस्टिस को मुखातब करते हुए उन्होंने कहा है, और मैं आपको पढ़ देता हूँ कि मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है इस पिटिशन। ये आज उन्होंने राइटिंग के उनको काजी फायजीसा साहब को एड्रेस करते हुए लिखा है, और मैं पढ़ देता हूँ। एट द आउटसेट, यानी कि बिल्कुल आगाज में ही, द अटेंशन ऑफ द कोर्ट में वेरी रिस्पेक्टफुली बी ड्रॉन to the observations contained in a majority judgment of the Supreme Court reported as in the matter of action against distribution of development funds to MNAs and MPs by Prime Minister, और इस केस का नंबर है PLD 2021 SC 446। ये 5 मेंबर का बेंच था जिसको के जस्टिस गुलजार साहब हेड करते थे, और उनके जजमेंट में जो मैं पढ़ने लगा हूँ जजमेंट वो है, इन द सेड जजमेंट इट इज ऑब्जर्व्ड that in order to uphold the principle of unbiasedness and impartiality, it would be in the interest of justice that Justice Qazi Faizisa, as he was then now Chief Justice, should not hear matters involving me, means Imran Khan. ये जजमेंट थी जी, इसका नंबर है PLD 2021 SC 446। ये आप खुद भी कंसल्ट कर सकते हैं। ये जो हमारा लैक ऑफ फेथ है काजी फायजीसा से, वो उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। एक दफा पहले भी मेरा ख्याल है मैंने आप लोगों से वो वजूहात शेयर की थी, लेकिन चूंकि आज लिखा है खान साहब ने, इसका बरमला इन राइटिंग इजहार किया है, सो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि मैं वो दोबारा आपके साथ शेयर करूं ताकि आपको पता चल सके कि कितनी क्रेडिबल वजूहात है हमारे पास के काजी फायजीसा जो है वो हमारे केसेस में एक फरीक ना बने। नंबर एक, जिसका मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ के सुना दिया है, वो जस्टिस गुलजार साहब की 5 मेंबर कोर्ट की जजमेंट है, जिसमें उन्होंने स्पेसिफिकली काजी साहब से कहा है कि आप इमरान खान के बारे में किसी बेंच का हिस्सा ना बने। और ये जो जजमेंट है ये स्टैंड करती है, इसके बारे में कोई लार्जर बेंच बना के या फुल कोर्ट बना के इन्होंने उसको एनल नहीं किया। ये आज की जजमेंट जो है वो मौजूद है, रेलेवेंट है, और इसके ऊपर जब तक इसको खत्म न किया जाए, इसके ऊपर ये प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है तमाम जज साहिबान की, उसके ऊपर अमल किया जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा। दूसरा है जो बैट का सिंबल पीटीआई से लिया गया, उस बेंच को भी काजी फायजीसा साहब हेड कर रहे हैं, और उसके बारे में आपको पीटीआई की जो कंटेंशन है उसके बारे में पूरा इल्म है कि वो वी फील कि वो डायरेक्शन ऑफ जस्टिस था, वो इंसाफ का कत्ल था, खून था। और आज अभी जो ये रिजल्ट सीट के बारे में जब से ये हेयरिंग हो रही है, आपने वहां बहुत सारे जज साहिबान के का ओपिनियन सुना होगा जिन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का गलत इंटरप्रिटेशन किया और उसको पीटीआई के खिलाफ इस्तेमाल किया। और उन जज साहिबान के इस कहने में भी काजी फायजीसा साहब अकेले जज थे जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डिफेंड करते हुए नजर आए। तो ये दूसरी वजह है जिसकी बेसिस के ऊपर हम ये कहते हैं कि काजी फायजीसा का एक बायस है पीटीआई के बारे में, इमरान खान के बारे में, इसलिए उनको इस बेंच का हिस्सा, किसी बेंच का हिस्सा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इसी जजमेंट के बारे में जो रिव्यू पिटिशन है वो हमने मूव की, लेकिन वो आज तक पेंडिंग है, वो नहीं लगी। काजी फायजीसा साहब ने वो जजमेंट फिक्स नहीं की, और इसके साथ ना सिर्फ ये कि वो हमारी जजमेंट को, इन्होंने हमारी रिव्यू की जो हमारी पिटीशन है उसको फिक्स नहीं किया, बल्कि इन्होंने ब्रिटिश हाई कमिश्नर को एक खत लिखा इन हिज कैपेसिटी एज द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जिसमें उन्होंने अपनी इस जजमेंट का दिफा किया। ये किसी जज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ऐसा कोई मामला हो भी तो फॉरेन ऑफिस उसके साथ डील करता है, जज साहिबान डील नहीं करते। कभी पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने आउट ऑफ द वे जाके अपनी इस जजमेंट को डिफेंड किया। जब ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने आसमा जहांगीर का एक कन्वेंशन हो रहा था, उसमें खड़े होकर पाकिस्तान के इलेक्शंस के बारे में एक क्रिटिकल कमेंट दिया, तो ये इस हद तक आगे गए हुए कि इन्होंने खुद ही उसको डिफेंड करना, उसका डिफेंड करना जो है वो अपने जिम्मे लिया, और वो खत जो है वो उनको लिखा।
इसके अलावा बसा औकात कोर्ट प्रोसीडिंग्स के दौरान काजी फायज ईसा साहब ने 9 मई के जो इंसिडेंट थे, जिसको हम हमेशा क्रिटिसाइज करते रहे हैं, हमेशा उसका हमने उसके खिलाफ बात की है, नहीं होने चाहिए थे, उनके बारे में बसा औकात उन्होंने अपने केस हियरिंग्स के दौरान क्रिटिकली पीटीआई को याद किया, कहा कि जैसे कि हम 9 मई के इंसिडेंट्स के जिम्मेदार थे। तो इससे भी उनका बायस जो है वो खुल के सामने आता है। जब इमरान खान साहब के केसेस लगे हुए थे नैब अमेंडमेंट बिल में, तो आपको पता है ये 184(3) का केस था, और तमाम केसेस जो 184(3) के होते हैं वो लाइव स्ट्रीम होते थे। लेकिन जब इमरान खान का केस जो सुना 184(3) जब लगा, 184(3) के तहत जब लगा, तो उसको लाइव स्ट्रीम नहीं किया गया। ये भी एक पेटेंटली बायस्ड अप्रोच जो है काजी फायज ईसा साहब की वो सामने आती है। इसके अलावा काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहबा ने बसा औकात खान साहब के बारे में इंतहाई गैर मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। इनमें से कुछ का जिक्र मैं आपके सामने कर देता हूँ, और उसके भी वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं, वो आपको जिसको भी चाहिए दफ्तर से कर ले कॉन्टेक्ट, वो आपको वाउचिंग डॉक्यूमेंट्स दे देंगे। काजी फायज ईसा साहब की बेगम साहबा ने, मैं आपको साथ साथ दिखाता भी जाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए, रेज्ड डाउट्स रिगार्डिंग इमरान खान मनी ट्रेल इन बनी बेला रेजिडेंस केस। मैं आपको दिखा देता हूँ, उन्होंने एक जस्टिस ईसा's wife casts doubts over PM's Banigala money trail। आपके अखबारों में भी आए सारे, उनका पूरा इसमें इसकी सारी डिटेल्स मौजूद है। सरीना ईसा साहिबा ने इमरान खान के बारे में उन्हें कहा कि उनको अपने ओहदे से डिसमिस किया जाए, क्योंकि उन्होंने अपने एसेट्स जो हैं उस पे टैक्स एवेजन की। Say goodbye to old costly cable TV once and for all. This revolutionary invention gives you access to your Justice Isa's wife seeks PM Imran Khan's removal। इसमें पढ़ लीजिए सारा कुछ, इसमें डिटेल्स लिखी हुई है सारी। काजी फायज ईसा साहब की बेगम सरीना ने, बेगम ईसा ने खान साहब को एक लेटर लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खान साहब शुड स्टॉप कैपिटलाइजिंग ऑन रियासत मदीना, कि आप ये रियासत मदीना की बात करना छोड़ दें। दिस इज ऑल्सो रिकॉर्डेड, ये मेरे पास जो है ये फ्राइडे टाइम्स में आया है। इसके अलावा रेफरेंस जो था काजी फायज ईसा साहब के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, वो हमारी हुकूमत ने, खान साहब के दौरे हुकूमत में हमने फाइल किया था, और उसके बारे में सरीना ईसा साहबा की भी बड़ी स्टेटमेंट्स हैं मेरे पास मौजूद है यहाँ, और काजी साहब ने खुद भी बहुत कुछ फरमाया हुआ है, जो कि उनका इनहेरेंट बायस जो है उसको रिफ्लेक्ट करता है, उसको प्रूव करता है। तो इन वजूहात के ऊपर की बायस आज खान साहब मजबूर हुए कि वो इन राइटिंग काजी फायज ईसा साहब को एड्रेस करें और कहें कि इस बायस की वजह से आपको चाहिए कि आप मेरे बारे में केसेस जो हैं उससे अलहदा हो जाएं, और उसके बेंचेस जो हैं उसका हिस्सा ना बने। अब हमें देखना होगा कि क्या मुस्तकबिल में ये होता है कि नहीं, क्योंकि माजी के जो रिकॉर्ड है हमारे पास आमिर फारूक साहब का और काजी फायज ईसा साहब का, वो तो ये साबित नहीं करता कि इनमें किसी किस्म की डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट है, जिसकी वजह से इसके ऊपर ये अपने आप को अलहदा करेंगे। ये तो रियासत जो है और एस्टेब्लिशमेंट का एक जो इस वक्त एक एजेंडा है, उसको फुलफिल करने के लिए पाकिस्तान की अदालतें इस्तेमाल हो रही हैं, और उसके काजी फायज ईसा और आमिर फारूक उसके दो मेजर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जा रहा है खान साहब के खिलाफ घेरा तंग करने के लिए। लेकिन ये इस अपने मसमूम मकसद में बिल्कुल कामयाब नहीं हो सकेंगे। हमारी इस्तदा है काजी फायज ईसा साहब से कि जो हमने आपको, ये मैंने बाय द वे ट्वीट भी किया है, सारा कुछ वहां भी मौजूद है, ये हर चीज मौजूद है, कल मैंने किया था ये ट्वीट। तो हमारी एक दफा फिर इस्तदा है कि वो अपने आप को अलहदा करें, ताकि आइन, कानून और इंसाफ के तकाजे जो है वो पूरे किए जा सकें, और खान साहब को भी इन अदालतों से, खासकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ मिल सके। आज जहाँ हम खड़े हैं, यहाँ खान साहब के खिलाफ जो 4 केसेस थे उसमें से 3 के ऊपर उनको बरी किया जा चुका हुआ है। इद्दत का केस है जो कि मौजूद है अभी, और इद्दत का केस भी आज से तकरीबन 2.5-3 हफ्ते पहले उसका फैसला आ रहा था, सबको पता था कि आ रहा था, लेकिन उस लास्ट डे के ऊपर जज जो था उसके ऊपर प्रेशर डाला गया और उसको उससे अलहदा किया गया, और उसके बाद वो केस एक नए जज को दिया गया, और वही जज जो है उनका वही एज यूजुअल वो एस्टैब्लिशमेंट कट आउट, और उससे जो फैसला उन्होंने करवाना था वो करवा लिया। उसके बावजूद हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो अपील है हमारी 12 को लगेगी या 13 को, आई डोंट रिमेंबर द डेट एग्जैक्टली, उसमें वो बरी हो जाएंगे। लेकिन आज आपने देखा होगा कि 9 मई 3 केसेस में खान साहब की अपील जो है, खान साहब की जो बेल है उसको रिफ्यूज किया गया। पीछे सारी बेल्स मिल रही थी, लेकिन ये 3 केसेस में उनको रिफ्यूज कर दिया गया। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट की जो 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 उनका एक प्लान है खान साहब के बारे में, वो ये है कि खान साहब को बाहर नहीं आने देना। तो अब चूंकि नजर आ रहा है कि इद्दत के केस में भी वो बरी हो जाएंगे, तो इद्दत के केस में पहले उसको डिले करवाया 3-4 हफ्ते, और अब उसका फैसला आने से कबल उन्होंने खान साहब के खिलाफ 3 और केसेस जो है उसमें पोटेंशियली उनकी अरेस्ट जो है वो कर सकते हैं। दे कैन अरेस्ट हिम व्हेनेवर दे वांट टू, बिकॉज़ उनकी बेल्स जो है वो खारिज कर दी गई। तो ये फर्दर प्रूफ है इस चीज का कि इन एस्टैब्लिशमेंट का बिल्कुल इरादा नहीं है कि खान साहब को बाहर आने देंगे। तो लेकिन मैं ये आपको, आपके थ्रू, आपकी वसातत से मैं इन तमाम जो जमीनी नाखुदा हैं उन तक एक बड़ा छोटा सा एक मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ। वो ये है कि अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें खान साहब ने पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री, सियासी तारीख को रीराइट किया है। आज तक जो होता रहा है वो ये होता रहा था कि जो भी प्राइम मिनिस्टर को किक आउट किया जाता था वो भाग जाता था, अपील करके भाग जाता था, और फिर
बाहर बैठ के वो एक और डील करके वापस आता था, किक आउट एंड किक इन। ये पिटिशन जो है ये खान साहब ने तोड़ी है। उन्होंने ये जमीनी नाखुदाओं के सामने झुकने से इनकार किया है। 1 साल हो रहा है तकरीबन वो जेल में, और वो कहते हैं कि जब तक रखे मुझे, मैं अपने प्रिंसिपल्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। आज तक 1 साल की सख्तियां बर्दाश्त करने के बाद भी जिन हालात में उनको रखा गया है, वो आप, अगर मैं तो चाहूंगा कि आप तमाम लोग जाएं, जाके देखें, फिजिकली चेक करें कि किन हालात में उनको रखा गया हुआ। मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ कोई भी एक नॉर्मल शख्स जो है वो 1, 2, 3 दिन से ज्यादा लास्ट कर सकेगा, विथस्टैंड कर सकेगा द काइंड ऑफ प्रेशर जो कि उनको एग्जिट किया जाता है। लेकिन 1 साल हो गया और दिन ब दिन जो है सख्तियां उसको इंक्रीज किया जा रहा है। दिन ब दिन जो उनकी जो जिंदगी है उसको मुश्किल से मुश्किल तक किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी कायम है। तो ना तो वो शख्स भागा है, ना वो झुका है, और ना ही अपने असूलों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करेगा। कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान जो है, एक नया पाकिस्तान जो है वो तश्कील होकर रहेगा, और वो ज्यादा दूर नहीं है। फ्रैंकली मेरी कन्विक्शन है ये कि अनकरीब ये होगा। और अदालतों से मेरी इल्तिजा ये है कि ये इस्टेब्लिशमेंट के हाथ पे टूल न बने। ये पाकिस्तान की तारीख दोबारा लिखी जा रही है, और अगर अदालतें आज की डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी या किसी और वजह से, किसी और प्रेशर की वजह से आज भी इस्टेब्लिशमेंट पे टूल बनती रहेंगी, तो पाकिस्तान का जो एक विजन है जो कि 1947 में जिसके तहत मार्ज वजूद में आया था, वो हमसे और ज्यादा दूर होता रहेगा। और बाकी इंस्टीट्यूशंस के अलावा जो सबसे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी आती है वो इस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेस को कराती है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान के मामलात में कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में, रूल ऑफ लॉ की वायलेशन में इंटरफेयर किया है। या तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान के ऊपर रूल करते रहे, हुकूमत करते रहे, या फिर अपने टोक्स और अपने प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत करते रहे। ये पहला मौका है, खान साहब खड़े हुए हैं ओपनली एंड विदाउट एनी एम्बिग्विटी, वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि जी इस मुल्क में सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत होगी आइन और कानून के मुताबिक, और इससे शॉर्ट ऑफ दैट मैं किसी चीज के ऊपर कोई समझौता नहीं करूंगा। तो मेरी तरफ से इतना ही था आपके लिए। अगर कोई सवाल हो तो हाजिर हूँ, जवाब दे सकता हूँ। आमिर के सामने सच बोलूंगा भाई, जज साहब से भी नहीं खौफ, उनके सामने भी सच बोलूंगा। इसमें बाय द वे जो मैंने गुजारिश की है सारा कुछ, इसमें तो तौहीन का कोई एलिमेंट आपको नजर नहीं आता। एज एक सिटीजन ऑफ दिस कंट्री मेरा राइट है कि मैं किसी भी जज में लैक ऑफ फेथ या लैक ऑफ ट्रस्ट का इजहार कर सकता हूँ। अगर वो बेंचेस से नहीं अलग होते तो फिर हमारी लीगल टीम जो है इसके बारे में सोचेगी और फैसला करेगी कि अगला स्टेप क्या होना चाहिए और कब किया जाना चाहिए। जजेस के बारे में, जस्टिस जहांगीरी और इन जैसे और जजेस के बारे में जिनके खिलाफ ये रेफरेंस पे जा रहे हैं, हम उनके साथ करें। अगर अपने ज़मीर के मुताबिक कोई जजेस बात कर रहे हैं, फैसला कर रहे हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि मेरा ये ज़ाती यकीन है, मेरी पार्टी तो इसमें बिलीव करती है कि अगर पाकिस्तान में तब्दीली आएगी तो वो जुडिशरी के जरिए आएगी, वो इंसाफ के जरिए आएगी। यही फैसला करेंगे तो पाकिस्तान में तब्दीली पॉसिबल होगी। अगर ये लोग नहीं करेंगे तो तब्दीली जो है वो अटकी रहेगी।